हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? जैसा कि मैंने कहा था कि इस वीक हम एक और वीडियो आपके लिए बनाएंगे। एक वीडियो क्लास होगी आप लोगों की, और हम कुछ और चीज़ों पर डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपकी जो नॉलेज बैंक है और बेहतर हो जाए और अच्छे तरीके से आप सीख पाएं। तो शुरू करने से पहले हम आज आपको बताना चाहेंगे, थोड़ा सा बाजार के बारे में हम लोग डिस्कस कर लें, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे मेल आते रहते हैं आप लोगों के, व्हाट्सएप भी आते हैं कि सर इसमें क्या होगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है, जो मेरा नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग मैं कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ कि एक छोटी सी वीडियो बने और आप लोग उस पर देख लें। कभी कभी वीक में होता है, कभी कभी 10-15 दिन लग जाते हैं, पर प्रयास ये रहता है कि आप लोगों तक समय से सूचनाएं पहुंच जाएं, ताकि उस पर आप अपनी डिसीजन बनाएं और आगे बढ़ सकें। साथ ही साथ हम लोग आज थोड़ी सी साइकोलॉजिकल चर्चा करेंगे कि जब आप लोग ट्रेडिंग करते हो या पोजिशनल ट्रेड करते हो, इंट्राडे करते हो, तो उनमें क्या क्या चीजें होती हैं जो आपको देखने की आवश्यकता पड़ती है। हमारे एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने काफी अच्छा एक पीपीटी जैसा बनाया है, तो मुझे काफी अच्छा लगा। मैंने कहा कि चलो उसको मैं डिस्क्राइब करने का प्रयास करता हूँ, आपको विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा कि क्या क्या चीजें उसमें हैं। तो चलिए, उससे पहले हम लोग सीधा बाजार पे आ जाते हैं और बाजार को समझ लेते हैं, फिर और बातें होती रहेंगी, है ना। तो चलिए, 20-25 मिनट आप हमारे साथ गुजारिए, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा। देखते हैं आज आप क्या सीख पाते हैं। तो बाजार में मैं सीधे आपको निफ्टी पे लिए चलता हूँ, और निफ्टी पे जब आते हैं तो वहां से हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या होने की संभावनाएं हैं आने वाले सप्ताह में, क्या क्या चीजें हो सकती है। जहां तक आपने देखा कि हम लोगों ने लगातार एक गैप अप लगाते हुए आगे बढ़े, और जैसा अनुमान था कि 5 गैप अप के बाद कहीं ना कहीं बाजार को एक जगह रुकनी चाहिए, और बाजार वहीं पे रुका है, जिससे हमने टेलीग्राम के माध्यम से आप लोगों को अपडेट भी किया था कि 5 गैप अप के बाद कहीं ना कहीं हमें एक बार रुकना है और रिटेस्ट का वेट करना है, और बाजार वो करने की प्रयास कर रहा है। निफ्टी में एक बार ऊपर जाकर फिर ट्रैप करने का प्रयास किया है। बैंक निफ्टी तो क्लियरली बता चुका था कि हमें क्या करना है। तो अब आगे यहाँ से प्राइस क्या कर सकता है? क्या बाजार में सेल आ गया? क्या जो 14,000, 15,000, 12,000 वाले बरसाती मेढक थे वो अब आ जाएंगे और आपको डराने का प्रयास करेंगे? क्या बाजार में कुछ ऐसा होने वाला है? तो मैं आपको बताऊं, जब जब मार्केट में हाई मोमेंटम होता है, मतलब बाजार जब आपके एक्सपेक्टेशन से आगे निकलने का प्रयास करता है और थोड़ी सी भी गिरावट होती है, तो बड़े बड़े भालू आते हैं बाजार में, बड़े बड़े बियर आएंगे, वो आपको डराने का प्रयास करेंगे और आप डरोगे। डर के या तो आप पोजीशन बना लोगे गलत डायरेक्शन में, या पहले से एक सही डायरेक्शन की पोजीशन से कट कर लोगे। फिलहाल देखा जाए तो आने वाले, मतलब 1 वीक तक ले लीजिए कि बाजार कहीं ना कहीं अपने को आपको रेंज में ले जाने का कोशिश करेगा, मिड रेंज या माइल्ड डाउन, कहिए छोटा सा डाउन। ऐसा क्यों? ऐसा दो तीन कारण है। पहला कारण आपको है, यहाँ पे आइए, आपका स्ट्रेंथ जो थोड़ा हिट हो गया है, 14 का हमारा है और 9 का हो, जो भी हो हमारा हिट हो गया है। तो हिट होने के बाद क्या होता है कि थोड़ा सा वो अपने आप को कूल करने का प्रयास करता है, ठीक है, डे टाइम फ्रेम पे। आवरली पे भी जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। दूसरी चीज है कि बाजार 19,600 एक पीवेट का रेजिस्टेंस भी वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे है। तो जब पीवेट का रेजिस्टेंस का मतलब ये नहीं होता है कि जब पीवेट में 19,600 तक ही जाए बाजार और वहीं से बैक हो। पीवेट कोई स्टैटिक स्टेशन नहीं है, वो बस एक एरिया है। एरिया मतलब कि अगर आप हायर टाइम फ्रेम फॉलो करते हो तो 100 पॉइंट ऊपर या 100 पॉइंट नीचे, जैसे 19,600 तो 19,700 भी हो सकता है, 19,500 भी हो सकता है। तो वो एक 100 पॉइंट का, जब भी आप वीकली और मंथली टाइम फ्रेम फॉलो करेंगे तो 100 पॉइंट का आपको एरिया लेना होता है। तो वहां पे कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस है बाजार के लिए, और बाजार 19,523 तक का हाई लगा चुका है, तो हमें ये भी देखना होगा। ठीक है, तो इतना तक आप समझ गए होंगे। जैसे मैं जब भी बताने का प्रयास करता हूं तो मैं ये नहीं बताता हूं कि
मेरा व्यू, मैं देखता हूं कि आप भी अपना इसमें व्यू निकालो और कैसे मार्केट को देखेंगे, स्ट्रक्चर को कैसे हम रीड करेंगे, जिससे कि आपकी थोड़ी सी लर्निंग भी हो जाएगी और स्लोली स्लोली धीरे धीरे आप खुद से एक अनुमान लगा सकते हो और दूसरे की मोह माया में नहीं पड़ोगे। ठीक है ना? तो यहाँ पे हो रहा है। और उसके साथ हम थोड़ा सा इसका वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। तो वीकली पे अभी आपको ये नजारा देखने को मिल रहा है। क्लियर है? यहाँ पे एक चीज छोटा सा आपको देखने को मिलेगा, ये जो एरिया है 19,000 कितना है, 200 के आसपास है, 180-86 का एरिया है। और इसमें के बीच में छोटा सा एक गैप बना है ना? वीकली पे भी होगा तो ऑफकोर्स से मंथली पे भी एक छोटा सा ये बनाएगा। तो ये गैप को कैसे फिल करता है प्राइस, पता है ना आप लोगों को? नहीं पता है तो देखो, मैंने कहा ना क्वार्टरली कैंडल में 3 पार्ट होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे बना था पहला, एक गैप बना था वहां पे भी, लेकिन इस गैप को एक छोटा सा पूंछ बना दिया पिन और इसको फिल कर दिया। यहाँ पे भी लेकिन एक पूंछ बना दिया, इसको फिल कर दिया। तो ये करता है, तो ये क्या करेगा कि एक पूंछ की तरह हो सकता है कि इसके नीचे तक यहाँ तक ले आए। ठीक है ना? मैक्स टू मैक्स एरिया देखिए, जो कि बहुत ज्यादा होगा, वहां पे आएगा तो देखेंगे हाफ कैंडल तक, क्वार्टरली तक में कहीं ना कहीं जब बाजार बुलिश होती है तो ऐसा काम कर जाता है। बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ कि एक बार ऐसे आए और फिर से इसको फिल कर दे। बड़े टाइम फ्रेम की बात में ये समझ लीजिएगा। छोटे टाइम फ्रेम में सेल में है, डे में, मतलब जैसे नेक्स्ट वीक का कोई ट्रेड करना हो तो ये हमारी निफ्टी की कहानी है। क्लियर है कि नीचे लाएगा फिर से इस पर कैंडल को भर दे। लेकिन अब करना है ट्रेड और हमें नेक्स्ट वीक ही बाजार को, तो नेक्स्ट वीक के लिए करना क्या है कि हिलेगा मिलेगा भी हमारी सेल में। ये हाई हमारा है जो एक एसएल की तरह भी काम करेगा फिलहाल, मतलब जब तक ये हाई कट के इसके ऊपर क्लोज नहीं देता है हम आगे कोई लॉन्ग की पोजीशन बनाने से इनकार कर देंगे। ठीक है? और अगर पोजिशनल लॉन्ग करनी है तो हम वीकली टाइम फ्रेम का पिवट के ऊपर वीकली क्लोजिंग का वेट करेंगे, जो 19,600 के एरिया के आसपास आता है। अगर उसके ऊपर क्लोज कर जाता है प्राइस तो हम फिर आगे जाएंगे। मतलब कुल मिला के ये है कि आपको लॉन्ग अभी नहीं करनी है तब तक जब तक 19,600 ब्रेक ना कर जाए, या प्राइस कम से कम अपने क्वार्टरली मंथली कैंडल के पास ना आ जाए, या 10 SMA तक ना आ जाए। क्योंकि जब भी प्राइस ऐसे बढ़ता है, कोई भी ब्रेकआउट होता है, और अगर वो ब्रेकआउट सही है तो ब्रेकआउट कभी भी फिर उसी जगह पे दोबारा इजिली नहीं आता है। वो क्या करेगा, मैक्स टू मैक्स इस पूरे मोमेंटम का 50% या 10 SMA 10 दिन की सिंपल मूविंग एवरेज के पास आकर वहां से बैक होने का प्रयास करता है। ये प्राइस की नेचर होती है। तो हम ये देखना चाहेंगे कि 10 तक आए, क्या करता है, 10 तक आ जाए तो सही है। और मंडे की जहां तक बात करूं तो जिस तरह से आवरली टाइम फ्रेम के क्लोजिंग हुई है, तो मंडे में तो गैप अप लेगा और उसके बाद कहीं ना कहीं फिर रेजिस्ट कर जाएगा और फिर गिराने का प्रयास करेगा। गैप अप होनी चाहिए, गैप अप हो जाए, रेजिस्ट करे और फिर गिराए। तो ये आप थोड़ा सा सचेत रहिएगा कि कोई गैप अप में भूल भुलैया में नहीं आ जाना है। प्राइस को कम से कम 2 घंटे तक सस्टेन होने देना है वीवैप के ऊपर। अगर सस्टेन हो जाए तब हम आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल एक गैप अप हो तो उसके बाद वो डाउन करने का प्रयास कर सकता है। ठीक है ना? तो ये एरिया हमारा एक फिलहाल के लिए हो गया क्लोजिंग बेसिस के, इसके ऊपर जाएगा तो देखेंगे, नहीं जाएगा तब तक हम सेल की पोजीशन मिल जाता है तो करेंगे। नेक्स्ट वीक तक मैक्सिमम मैं मान के चल रहा हूँ। उसके आगे फिर कहीं ना कहीं वो मंथली टाइम फ्रेम और वीकली वाला एक्टिव हो जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि जब तक वीकली का स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो जाता है, हम लोग कोई लंबे दौर की सेल में नहीं जा रहे हैं। लंबे दौर की सेल मतलब महीने 2 महीने, ओ सेल में भी उसके लिए वीकली स्ट्रक्चर को चेंज होना काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना? तो वीकली स्ट्रक्चर हमें चेंज होने का वेट करेंगे, तब जाकर सोचेंगे। फिलहाल जब तक इसके ऊपर नहीं जाए बाय का प्रयास नहीं करना है। इंट्राडे में मिलता है जो इस साइड में आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पोजिशनल में हमें इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए। ठीक है ना? और 10 हिस्से में तक एक बार प्राइस जाएगा जो हम आगे आपको बताने वाले हैं। मैं इस पे इसलिए बता रहा हूँ ट्रेडिंग व्यू पे, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि सर ट्रेडिंग व्यू पे भी बता दीजिए तो हमें बेहतर समझ में आती है। तो मैंने कहा चलो ट्रेडिंग व्यू पे भी आपको बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाए। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक में ये जब डोजी बना था तो उसी समय हमने आप लोगों को अपडेट शायद किया था डोजी का ऐसे पिक्चर करके कि देखो जी डोजी बना है तो ये हाई हमारा एसएल की तरह काम करेगा। और जब तक ये हाई ब्रेक नहीं कर जाता है हम कोई भी बाइंग की पोजीशन नहीं बनाएंगे। मौका मिलेगा तो हम सेल की पोजीशन
बनाएंगे। तो जब जब प्राइस में, बढ़ते हुए प्राइस में इस प्रकार डोजी बन जाए तो इसका हाई एक एसएल हो जाता है, गिरते हुए प्राइस में नीचे की तरफ एक डोजी बन जाए तो लो उसका एसएल हो जाता है लॉन्ग के लिए। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना है चार्ट रीडिंग में, प्राइस एक्शन में इसको बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा है, और फिलहाल है तो है। उसके बाद आप आइए, इसको थोड़ा सा और कंफर्म करते हैं इससे। ये भी बता रहा है एकिनासी चार्ट कि भाई हम एक रेंज अभी बना रहे हैं और हम रेंज में रहेंगे, मूड हमारा ऊपर जाने का भी नहीं है, थोड़ा सा हम आपको परेशान करेंगे। तो जो बुल है वो चुलबुल है। यहाँ पे भी डे टाइम फ्रेम पे निफ्टी हमारी ये भी एक डोजी बना दिया है, और एक अगर रेड कैंडल से कंफर्म कर देता है तो वन टू इधर से कंफर्म हो जाएगा, तब तक हम फिर सेल में चले जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम पे, मतलब डे टाइम फ्रेम पे जो 10 SMA तक जा सकता है। ठीक है ना, तो इतना समझ में आ गया। अब आइए यहाँ पे, यहाँ भी मैं निफ्टी के चार्ट को समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं आए। देखिए मैंने लगाया है ना। अब ये आपका डे टाइम फ्रेम है, और यहाँ पे वीकली पे ये आपको दिखेगा, है ना, पिवट का रेजिस्टेंस। और मंथली पे आएंगे तो मंथली में आपको लगेगा कि बिल्कुल ये रजिस्ट कर गया है। तो बताया था कि 100 पॉइंट ऊपर या 100 नीचे वो एक एरिया होता है, वो 100 पॉइंट में आप अपना अनुमान लेते हो, एक रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं, रुकने का प्रयास करेगा। तो प्राइस जब तक इसके ऊपर वीकली बेसिस पे क्लोज नहीं करता है, 19,605 का एरिया है, तो क्लोज करेगा तो काफी ऊपर कर जाएगा, 30-40 पॉइंट ऊपर करता है, तब तक हमें रुकना है, लेकिन बहुत जोर से झुकना भी नहीं। ठीक है ना। और फिलहाल के लिए पिवट का हो गया 19,439। तो 19,439 के ऊपर भी अगर दोबारा क्लोज करता है तो आपको सतर्क हो जाना है, जो आसान नहीं है इसको क्लोज करना, क्योंकि अब एक रेंज बनाने का प्रयास करेगा। और साथ ही साथ मैंने 10 SMA की भी बात की थी। मूविंग एवरेज पे तो बहुत गेम हो रहा है बाजार में, आप लोगों को एक दिन मैं उस पर भी खेल बताऊंगा, है ना। तो ये कहाँ पे आ गया, नहीं सकते, 10 SMA तक प्राइस अगर है तो ये हाफ तक, जो हमने अनुमान लगाया था कि पूरे मूव का हाफ तक कहीं ना कहीं आना चाहिए, जो 10 SMA के आसपास आता है, तो यहाँ पे मैक्स टू मैक्स बाजार के को रुकना चाहिए। नहीं रुक पाता है तो फिर आगे की जर्नी स्टार्ट कर देगा वो अपनी 20 SMA वाला, जो 20 SMA इसका फाइनल रिटेस्ट पॉइंट होता है। किसी ने हमसे पूछा था कि सर रिटेस्ट पॉइंट क्या होगा, तो फाइनल रिटेस्ट हमारा 20 SMA होता है, लेकिन अगर मोमेंटम सही है तो 10 SMA से ही घूमने का प्रयत्न करेगा। अगर करेगा तो प्राइस पे दिख जाएगा तो हम भी उसके अकॉर्डिंग घूम जाएंगे। कुल मिला के बात यह है कि जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं करता है तब तक आपको बुल अभी नहीं बनना है, छोटे समय के लिए आपको वेट करना है। जब उसके ऊपर करेगा तो हम भी देखेंगे। और पोजिशनल जाना है, पोजिशनल मतलब कि 20 दिन 25 दिन के लिए, तो उस केस में वीकली 19,600 के ऊपर क्लोज होने दीजिए बाजार को। अगर उसके ऊपर क्लोज करेगा तभी हम कुछ सोचेंगे। जैसा कि पिछले 1-2 महीने से हम लोग अनुमान लगा रहे थे कि 19,000 19,600 तक एक बार प्राइस को दिखाना चाहिए, और प्राइस वहां तक जाने की कोशिश किया है। अब यहाँ पे ये थमेगा, रुकेगा, और लोगों को कंफ्यूज करने की स्थिति पैदा करेगा। अभी नहीं करेगा, 2-4 दिन के बाद करेगा, ठीक है। तो इसके लिए तैयारी करके रखिए। बाई की पोजीशन को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए तब तक जब तक ये हाई ब्रेक ना हो या ये वीकली वीकली बेसिस 19,600 ऊपर क्लोज ना कर जाए। ठीक है, ये दो चीज आप याद रखिएगा। लॉन्ग की पोजीशन हम कट कर, सॉरी शॉर्ट पोजीशन कट कर देंगे अगर इसके ऊपर निकलता है तो ये आप लोग देख लेंगे। ठीक है, हटा देते हैं, ये सबको इसकी आवश्यकता नहीं है। जितना कम इंडिकेटर रखिए उतना ही बेहतर है। इंडिकेटर को आप यूज करते हैं तो देख लीजिए बस एरिया डिफाइन करने के लिए एक बार कि यहाँ पे है, उसके बाद उसको हटा दीजिए, क्योंकि आंखों के सामने रहेगा तो आपको कंफ्यूज करता रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसको कर देते हैं बंद, और दूसरी चीज पे ले सकते हैं, मेन टॉपिक पे, जिसपे कि हम बताने का प्रयास करेंगे आज आपको कि हमारी जो ट्रेड होती है उस ट्रेड प्लान को कैसे करना है, क्या क्या चीजें उसमें देखनी होती है, क्या इंपॉर्टेंट होता है, उसको मैं जस्ट एक जनरल टॉकिंग में आपसे बात करूंगा और आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मुझे जहां तक लगता है कि आपको उसका कहीं ना कहीं फायदा होगा। ठीक है, इसे हमारे एक स्टूडेंट ने बनाया है और मैं इसी को डिस्क्राइब कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे काफी अच्छा लगा उनका थॉट प्रोसेस कि वो डेवलप कर रहे हैं, और मुझे लगा इसको एक्सप्लेन करेंगे तो उनके साथ साथ सबको फायदा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए उन्होंने एक डेवलपिंग और ट्रेडिंग प्लान करके बनाया है, काफी मेहनत किया है इसको बनाने में।
जो भी सीखा, जो भी समझा उससे। तो आप यहां देखेंगे कि 3 चीजें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे, ठीक है। तो स्टडी कैसे करते हैं? जब हम बाजार में ट्रेडिंग करने आते हैं, जब हम एक ट्रेडिंग बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वहां पे सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि अगर हमें पोजिशनल ट्रेड करना है तो टाइम क्या लें, स्विंग ट्रेड करना है तो टाइम क्या लें, इंट्राडे करना है तो टाइम क्या लें, ठीक है। स्कैल्पर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, स्कैल्पर तो ऑफकोर्स 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट मैक्सिमम होते हैं, ठीक है। तो डे टाइम फ्रेम जब भी करते हैं तो आप कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए, अगर आप नए हो तो आप 60 मिनट मतलब 1 आवर का टाइम फ्रेम को फॉलो कीजिए। नए मतलब जिनकी एक्सपीरियंस 2-3 साल से कम है, या जो बाजार में संघर्ष कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन की स्थिति में आ चुके हैं, और जहां भी हाथ रखते हैं उनको नुकसान होता है। जब तक हाथ नहीं रखते हैं वो चिड़िया उड़ता रहता है, उनको लगता है एकदम जा रहा है, बहुत अच्छा है, बैक टेस्ट में करोड़पति बना दिया, लेकिन रियल टेस्ट में खाकपति बना देता है। वो परिस्थिति में आप गुजर रहे हो तो आवरली टाइम फ्रेम को फॉलो कीजिए। रीजन क्या है? आवरली टाइम फ्रेम में बहुत सारे पैटर्न बनते हैं, चाहे 3 स्टेप हो, चाहे बीबी ट्रैप हो, चाहे ओपन हाई हो, ओपन लो हो, आप ट्रैप बूम में चले जाओ, मतलब मल्टीपल प्रकार के सुपर ट्रैप है, ढेर सारे पैटर्न बनते हैं जो कि गूगल पे अवेलेबल नहीं है। मैंने बहुत सारे आप लोगों को बताए भी हैं और काफी काम के होते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे बहुत ही कम पैटर्न पाए जाते हैं, ठीक है। और छोटे टाइम फ्रेम को समझना, छोटे टाइम फ्रेम को अपनी साइकोलॉजी में डालने में काफी वक्त लग जाता है। तो आप लोग 60 मिनट का टाइम फ्रेम फॉलो कीजिए जो नए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सर 60 मिनट में तो पूरा ट्रेंड ही खत्म हो जाएगा, तो मैं कैसे करूंगा, या 60 मिनट में एसएल रखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं पूछता हूँ कि छोटे एसएल रख के आपने क्या उखाड़ लिया? एक बार बड़ा भी ट्राई करके देख लो, कुछ तो समझ में आएगा। बाजार में सर जो दिखता है वो सच नहीं होता है, आपको दिखाई जाती है। जो सच होता है वो आपको कभी दिखाई ही नहीं जाएगी। हमें सामने वाले की सोच से काफी आगे जाकर सोचना होता है, बियॉन्ड द लिमिट्स आपको जाना होता है। तब जाकर बाजार आपको समझता है कि नहीं, सामने वाले के पास कुछ नॉलेज है, इसको दिया जा सकता है। तो मैं कहता हूँ हाइयर टाइम फ्रेम फॉलो करो। मैं चिल्ला रहा हूँ पिछले 2-2.5 सालों से, कोई सुनता नहीं है। वो जो सुन रहे हैं वो समझदार हो चुके हैं। तो 60 मिनट का टाइम फ्रेम नहीं लो, और ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट, जिनको काफी एक्सपीरियंस है, समझ रहे हैं कि मैं भाई हो, तो 15 मिनट तक आप यूज कर लो, एक्सपीरियंस हो जाती है तो 15 मिनट से 60 मिनट आप डे ट्रेड करते हैं तो ये टाइम फ्रेम आपको यूज करनी चाहिए। स्विंग ट्रेड करते हैं तो 4 घंटे से लेके 1 दिन का, मतलब 4 आवर से लेके 1 डे का टाइम फ्रेम को आप फॉलो कर सकते हैं। पोजिशनल ट्रेड करते हैं तो 1 दिन से लेके 1 सप्ताह तक की टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड लेने का प्रयास करेंगे, ठीक है। पोजिशनल ट्रेड का मतलब होता है कि आपने जो ट्रेड लिया है वो कम से कम 4 से 8 महीने रखोगे अपने पास, एक पोजिशन बनाओगे, अच्छा रिटर्न आएगा, 20%, 25%, 15% जो भी है, तब आप जाकर निकलोगे। या आप फ्यूचर लेते हो, रोल ओवर करते हो पोजिशनल ट्रेड में, तो उसमें आपको 1 दिन से 1 वीक का टाइम फ्रेम को यूज करना चाहिए। स्विंग ट्रेड करते हो, आपको 10 से 15 दिन का टाइम फ्रेम है, 1 सप्ताह का टाइम फ्रेम है, तो आप 4 आवर से लेकर 1 डे तक कर लीजिए। मतलब 4 आवर पे ट्रेड प्लान करेंगे, 1 डे पे कंफर्मेशन लेंगे, 1 डे पे ट्रेड प्लान करेंगे, 1 वीक पे कंफर्मेशन लेंगे पोजिशनल में, ठीक है ना। तो ये आप थोड़ा सा कर लीजिएगा, तो टाइम फ्रेम काफी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद दूसरा जो आता है वो है रिस्क मैनेजमेंट, कि रिस्क हम क्या लें। जनरली ये देखा गया है कि जब आप ट्रेड करते हैं तो आपको अपनी पूरी कैपिटल का कैपिटल पर ट्रेड है, लेकिन आपको पूरी कैपिटल का 1 से 3% से ज्यादा रिस्क लेना ही नहीं। जब आप ट्रेड लेते हो और तो पूरी कैपिटल का 1 से 3% के ज्यादा रिस्क नहीं लेना है किसी भी परिस्थिति में। अब मान लो कि आपके पास 100 रुपए है, ठीक है, और आपने 50 रुपए का ट्रेड लिया। तो 50 रुपए का ट्रेड लिया तो अपने रिस्क को कैलकुलेट कीजिए कि हमारा जो रिस्क होगा वो टोटल कैपिटल पे 1% या मैक्सिमम 3%, उससे ज्यादा करना ही नहीं है। अगर उससे ज्यादा हम बढ़ रहे हैं, काट देंगे सौदा, जो लॉस होता है उस दिन झेल लेंगे, बंद करेंगे, कुछ भी हो जाए उस दिन सिस्टम नहीं देखेंगे, दूसरे दिन देखेंगे, कभी भी इससे आगे मत बढ़िए। इसका फायदा क्या होगा कि आप बाजार में टिके रहो, आप बाजार में
टिके रहोगे इस सेंस में कि पूरी कैपिटल भी लॉस होने में आपको कम से कम 72 ट्रेडिंग डे से ज्यादा लग जाएगा, पूरी कैपिटल खत्म होने में, अगर आप लगातार गलतियां कर रहे हो, क्योंकि घटते हुए क्रम में फिर आपका जाएगा ना 1 से 3%। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हर बार तो 3% पे लॉस करेगा नहीं, प्रॉफिट भी तो होता रहेगा उसमें। तो ये ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे आप इसको कर पाओगे। ठीक है। दूसरा होता है कंडीशन, कि कौन सी कंडीशन में हम ट्रेड करें। तो मार्केट जो होती है दो तरह की होती है, एक रेंज बाउंड मार्केट होती है और एक ट्रेंडिंग मार्केट होता है। ठीक है। तो आपको पहले चार्ट रीडिंग के थ्रू ये पता करना होगा कि हमारी बाजार रेंज बाउंड है। रेंज बाउंड मतलब एक 500 पॉइंट का अप डाउन का एक रेंज बना लिया, 500 ऊपर जाती है बाजार, 500 नीचे जाती है, 200 ऊपर जाती है, 200 नीचे, एक रेंज बना के चल रहा है, तो रेंज बाउंड मार्केट कहा जाता है। और एक होता है ट्रेंडिंग मार्केट, जैसा कि पिछले वीक में आपने देखा लगातार गैप अप लेके बाजार ऊपर जा रही थी, तो एक ट्रेंड में मार्केट है, तो ट्रेंडिंग मार्केट है। या आप हाइयर टाइम फ्रेम देखें तो मार्च से बाजार लगातार ऊपर है, तो ट्रेंडिंग मार्केट है। किधर भाई, तो बुल साइड में ट्रेंडिंग है ना। जैसे कोरोना टाइम पे बियर साइड में ट्रेंडिंग था, उसके बाद फिर बुल साइड में, तो ट्रेंडिंग मतलब कोई वन साइडेड बाजार जा रही है। तो आपको एक कंडीशन डिफाइन करना होगा कि हम रेंज बाउंड में ट्रेड कर रहे हैं बाजार में या ट्रेंडिंग में ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि दोनों में जो ट्रेड पैटर्न होगी वो आपकी अलग होगी। रेंज बाउंड मार्केट के लिए ट्रेड अलग होगा, ट्रेंडिंग के लिए ट्रेड आपका अलग होगा। तो ये आपको डिफाइन करना होगा कि किस मार्केट कंडीशन में आप ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि जनरल जो ट्रेडर होते हैं ये सब चीजें इतना ध्यान से वो नहीं देखते हैं। वो सिंपली बस एक बार ये देख लेते हैं कि भाई ये ट्रेड आ गया, चाहे किसी ने बता दिया, कहीं से मिल गया, कर लेते हैं। नहीं, आपको इन सारी चीजों को पहले समझना होगा और गहराई से समझना होगा, तभी आप ट्रेड करने जाइए। जैसे एक बिजनेस करने से पहले हम उस बिजनेस का पूरा अवलोकन करते हैं, पूरी जानकारी इकट्ठा करते हैं, उसके नफा नुकसान को समझते हैं, फिर उस बिजनेस में पैसा लगाते हैं, उसके बाद उस बिजनेस को इंश्योर्ड भी करते हैं कि अगर कुछ हुआ तो इंश्योरेंस हमारा मिले। वैसे ही हमें इस बिजनेस में, इस प्रोफेशन में अगर आप आते हो, तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर वही मुश्किल होगी जो अन्य बिजनेस में होता है। जैसे अन्य बिजनेस में 90% बिजनेसमैन लूज कर जाते हैं पैसा, यहां भी 90% ट्रेडर पैसा लूज कर जाते हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अन्य में जब लूज करते हैं तो दिखता है, परिवार वाले उसको बिजनेस मानते हैं तो परिवार वाले सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन इसमें कोई परिवार वाला आपको बिजनेस मानेगा नहीं, तो इसमें परिवार वाले कोई सपोर्ट करने वाले नहीं है, आपकी स्थिति बहुत बुरी हो जाती है। ठीक है ना। तो इन सारी चीज को समझिए ध्यान से। दूसरा मार्केट, आइए अब इसमें आएंगे तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी। कौन से मार्केट में आप ट्रेड करने वाले हो, आपको खुद से आइडेंटिफाई करना है कि आप किस मार्केट में कंफर्ट फील करते हो। ये सारी चीज में कंफर्ट जोन का याद रखिएगा। अपनी कंफर्ट जोन से आगे कभी निकलने का प्रयास मत कीजिएगा। आप उसमें रहिए, आप सुकून से जिंदा रहेंगे, सुकून से पैसा कमाएंगे, बहुत आराम से कमाएंगे। हम जब भी इस कंफर्ट जोन से बाहर निकल के दूसरे की कंफर्ट जोन की ट्रेड को लेने का प्रयास करते हैं, तब हमें नुकसान शुरू होता है। जैसे कि अगर आपको डे ट्रेडिंग पसंद है तो छोड़िए, इन सबको देखना ही नहीं है। पोजिशनल ट्रेड पसंद है, हमें मतलब ही नहीं है। आपको कैश ट्रेड पसंद है, हमें देखना ही नहीं है। ऑप्शन पसंद है तो ऑप्शन पे फोकस रखो, एक पे कीजिए। ठीक है। रेंज बाउंड मार्केट के आप ट्रेडर हैं कि ऑप्शन सेल करते रहते हैं, रेंज बाउंड में हमें नेचुरल ट्रेडर हैं, डेल्टा हेज वाले एक टाइम में चलता था, अभी तो ट्रेंडिंग में उनको परेशानी होगी। तो रेंज बाउंड के हैं तो रेंज बाउंड करेंगे, ट्रेंडिंग ऑप्शन बायर हैं, ट्रेंडिंग लेंगे। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। मार्केट ऑप्शन में आप ट्रेड करने वाले हो, इक्विटी में हो, फ्यूचर्स में हो, फॉरेक्स में हो, कमोडिटी में हो, किस मार्केट में आपको ट्रेड करने में कंफर्ट होता है, और जिसमें कंफर्ट होता है आपको, आप उसमें अच्छा लगता है आपको। ये मतलब कि पैसा ज्यादा आया, आप लोग क्या गलती करते हो ना, पैसा किसमें ज्यादा आएगा, ये बहुत बड़ी गलती है। पैसा आएगा नहीं, जो दिखता है होता नहीं, याद रखिएगा, वो जाएगा। आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे। अगर ऑप्शन में पसंद है, ऑप्शन में आप कंफर्ट हो, ऑप्शन में जाओ। इक्विटी में कंफर्ट हो, उसमें जाओ। लेकिन एक कंफर्ट जानने में आपको कम से कम बाजार में 1 से 1.5 साल लगेंगे। ये आसान नहीं है। अभी आपको ऑप्शन अच्छा लग रहा है, पैसे बन रहे हैं, तो 2 दिन नुकसान होगा, अभी इक्विटी अच्छा लगने लगेगा। ये अच्छा लगा, दो 2-4 महीने में आपके पैसा ब्लॉक हो गया, तो आपको अब कुछ और अच्छा लगने लगेगा। तो ये जानने में आपको वक्त लगेगा। ये इतना सिंपल है नहीं जैसे मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा आपको समय देना होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप पुराने हो और जान चुके हो तो आपने
इस जर्नी को पार कर लिया। अब आती है एंट्री, कि हम एंट्री कहाँ ले, ये सब बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों को। तो एंट्री 3 प्रकार की होती है। जैसे पुल बैक एंट्री। पुल बैक एंट्री क्या होता है? रिटेस्ट, जिसे हम बोलते हैं रिटेस्ट पॉइंट पे, जैसे ब्रेकआउट हुआ, फिर रिटेस्ट करेगा, फिर ऊपर जाएगा। ठीक है ना? जैसे मैंने कहा ना कि 10 या 20 SMA क्या है, ये सब पुल बैक है, ट्रेंड का पुल बैक। तो रिटेस्ट एंट्री आप ले लो। दूसरा होता है ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन। ठीक है? पुल बैक क्या होता है? जैसे वी बैक से ऊपर जा रहा है, 1 बजे आया टच करने, या उसके पास आया फिर ऊपर गया, तो पुल बैक हुआ। जो ट्रेंड उसी को कंटिन्यू किया एवरेज करके। प्राइस की नेचर होती है ना, तो अपने आप को एवरेज करते हुए आगे जाएगा, और एक टाइम आएगा कि प्राइस एवरेज के पास जाएगा या एवरेज प्राइस के पास जाएगा, फिर वो आगे की जर्नी शुरू करेगा। बिना, जैसे कि स्टेशन पे जाके ट्रेन रुकेगा, तेल पानी लेगा, फिर आगे बढ़ेगा, वैसे ही यहाँ पे भी है, प्राइस अपने आप को एवरेज करेगा, फिर आगे जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पुल बैक उसी का काम है। दूसरा है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। ब्रेकआउट और ब्रेकआउट बहुत स्ट्रेटजी मार्केट में है, किसी को फॉलो नहीं करना है, आपको अपनी आंखों को ट्रेंड करना है और फिर समझना है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा लॉस होते हैं। ठीक है ना? इसमें सबसे ज्यादा लॉस होते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट दिखा के पेंटर उसको ब्रेक डाउन कर देगा। तो उस समय हमारा माइंडसेट चेंज ही नहीं कर पाता कि हम बाय के सौदे में बैठे और हम सेल में जाएंगे ही नहीं तब तक, जब तक कि बॉटम ना आ जाए सेल का। तो इससे थोड़ा एक्सपीरियंस से बचना है। तो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ट्रेडर अगर आप हैं तो सिर्फ इस पे करेंगे। पुल बैक ट्रेडर मतलब आप एंट्री किस पे ले रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए, कि मैंने पुल बैक एंट्री लिया है, मैंने ब्रेकआउट एंट्री लिया है, ताकि हम अपने आप को रिवर्स कर सके। और दूसरा क्रॉसओवर। क्रॉसओवर पे बहुत सारी आपको स्ट्रेटजी मिलेगी। 5-10 क्रॉसओवर, 20-50 क्रॉसओवर, 3-30 क्रॉसओवर, 15 और 86 क्रॉसओवर, 50-200 क्रॉसओवर, 100-222 क्रॉसओवर, 86-333 क्रॉसओवर। तो क्रॉसओवर भी बहुत सारे हैं। क्रॉसओवर मतलब मूविंग एवरेज की, जब दो लाइन क्रॉस कर जाती है एक दूसरे को, तो उस पर भी ट्रेड लेते हैं। और उस पे बंद चार्ट पे आपको करोड़पति वाले सपने लोग दिखा देंगे, देखो यहाँ लेता तो तुमको यहाँ इतना हो जाता। बट सच बात यह है कि जब वो कैंडल ऊपर नीचे करती है, पैसा आपका अप डाउन सेकंड में 1 लाख 2 लाख करने लगता है, तो जो दिल की धड़कन बढ़ जाती है, उसका शब्दों में बखान करना बड़ा मुश्किल है। वो जो रियल ट्रेडिंग करता है उसे ही पता है कि सच्चाई क्या है और ये क्या है। इसलिए मैं कहता हूँ सब मोह माया है, कोई सुनता ही नहीं है। एनीवे, तो ये वाला भी ध्यान रखिए, क्रॉसओवर ट्रेडिंग भी अच्छी होती है। बट मेरा कहना है कि आप ये 3 तरह से ट्रेड एंट्री ले सकते हो, पुल बैक में, ब्रेकआउट में, क्रॉसओवर में। तो आप देख लेना, जब एंट्री लो तो आपको पता हो। स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या किया जाए, कहां रखा जाए? तो एक तो स्टॉप लॉस होता है परसेंटेज वाइज लॉस, जिसको हम लोग बास्केट ट्रेड में यूज करते हैं, कि हमारा इतना परसेंट का लॉस होगा टोटल बास्केट का, तो हम निकल जाएंगे। या कहीं भी, जो कि बास्केट छोड़कर कहीं भी अच्छा नहीं है, सिर्फ बास्केट में परसेंटेज वाइज बेहतर काम करता है। बाकी कहीं भी अगर आप परसेंटेज में रखते हैं, कुछ लोगों से आप सुनते होंगे, ऑप्शन खरीद लो 100 रुपए का, 20% का एसएल रख लो, 10% एसएल रख लो, या स्टॉक खरीद लो, तो ये बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है। ये नहीं होना चाहिए। सिर्फ बास्केट में ही परसेंटेज वाइज काम करता है। जरूरत पड़ेगी तो एक वीडियो में अलग से और बना देंगे कि क्यों ये बास्केट में वैलिड है, बाकी जगह मोह माया पैदा कर देता है। दूसरा है अवे फ्रॉम मार्केट स्ट्रक्चर। जैसे मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, तो वहां पे आपका स्टॉप लॉस होगा। जैसे आपने पुल बैक एंट्री ली, लेकिन वो पुल बैक ना होकर पुल डाउन हो, तो आपको एसएल हो गया, आपको निकलना है। आपने ब्रेकआउट लिया, ब्रेक डाउन हो गया, आपका एसएल हो गया, आपको निकलना है। आपने क्रॉसओवर लिया, क्रॉसओवर फेल कर गया, आपका एसएल हो गया, आपको निकलना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 2 तरह से आप स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। तो बास्केट में इसे, बाकी में इसको करेंगे। दूसरा टारगेट। हमसे अक्सर लोग पूछते हैं कि सर टारगेट क्या होगा? तो मैं बार बार कहता हूं कि इस वर्ल्ड में सिर्फ 2 लोगों को टारगेट पता है, एक गॉड को, एक मैड को। डिफाइन करना कि आप क्या हो, है ना? तो एग्जैक्ट टारगेट किसी को नहीं पता होता है। हम लोग अपना अनुमान लगाते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार, इसलिए एज पर इमोशन आप एक टारगेट फिक्स कर सकते हो। अपनी इमोशन या अपनी एक्सपीरियंस खुद का, किसी और के बनाए। जैसे हम पिवट टू पिवट टारगेट रखते हैं, सम टाइम होता है पिवट के पास जाता ही नहीं, बीच में से लुढ़क जाता है, तो हम क्या करें? तो उसमें लॉस हो जाता है। तो आप टारगेट आप माइंड में रख लो, एक फिक्स्ड टारगेट, भाई मेरा है इतना पैसा आ गया तो मैं निकल जाऊंगा। मैंने 100 रुपए पे लिया है कोई स्टॉक, 110 आ जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा, मुझे कोई मतलब नहीं। उसके बाद वो 500 हो जाए, 1000 हो जाए, मुझे मतलब नहीं है। ये हुआ एक फिक्स टारगेट, अपना फिक्स टारगेट आपकी। दूसरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है कि एसएल को ट्रेल करना। ट्रेल करना मतलब क्या?
कि आपने 100 रुपए पे कोई शेयर को लिया, अब वो शेयर बढ़ के 110 हो गया, तो आपने क्या कहा कि भाई 106 के पास आप आओगे तो मेरा ए सेल हो गया, या इससे ऊपर जाओ, मतलब घर हम 6 रुपए तो लेकर जाएंगे। तो उसको कहते हैं ए सेल ट्रेल करना। तो उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाता रहता है ए सेल ट्रेल होता है। बहुत से ब्रोकर ने सुविधा भी दे रखी है, आप जाएंगे तो वहां ऑटोमेटिक आपका एसएल ट्रेल होगा। जैसे ही आप ऑर्डर डाल दोगे, औसल में ऑर्डर में ही ट्रेल एसएल डाल दोगे कि 1% या 2 पॉइंट या 3 पॉइंट, तो उसी के अनुसार खुद ब खुद ट्रेल होता रहता है। और बाजार जब ट्रेंडिंग होता है तो उसमें ट्रेलिंग एसएल काफी अच्छा काम करता है और अच्छा प्रॉफिट देता है। लेकिन नॉन ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेलिंग एसएल आपको कोई फायदा नहीं देता है। ठीक है, उसमें आप फिक्स लो और निकल जाओ। इसका मतलब कि रेंज बाउंड मार्केट में फिक्स टारगेट, ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेलिंग स्टॉप, सीखने को मिला ना। तो ये सारी चीजें मैंने काफी शॉर्टर टाइम में आपको एक्सप्लेन किया है। आप कहीं पे चले जाएंगे सेमिनार वेबिनार में, तो वहां एक एक चीज पे आपको 2-2 दिन निपटा देगा, आप निपट जाओगे, कोई फायदा नहीं है। तो इस चीज को समझिए। थोड़ा सा वीडियो को 4-5 बार आपको देखना पड़ सकता है, बट फिर भी एक बार अगर आपने माइंड में इसको रख ली, 1 2 3 4 5 6 7 काउंट कर लेना है रोज कि 1 2 3 4 5 6 7 मेरा पूरा हो गया, 7 रूल पूरे हो गए, चलो अब ट्रेड करते हैं। तो ये 7 रूल पूरे कर लीजिए। जब आपको टाइम फ्रेम में कंफ्यूजन हो, पहला रूल। जब आपको रिस्क मैनेजमेंट याद ना हो, दूसरा रूल। कंडीशन की रेंज बाउंड में क्या ट्रेंडिंग कैसा मार्केट है, तीसरा पे आइए। कौन से आप ट्रेडर हो, फोर्थ पे। एंट्री कैसे लें जब आपको कंफ्यूजन हो, तो आप यहाँ पे आकर पढ़ लेना कि हम कौन सा एंट्री लेने जा रहे हैं। हम पूछेंगे अभी टेलीग्राम के माध्यम से, वोटिंग करवाएंगे आप लोगों को कि बताओ ये अभी जो मार्केट है ये कौन सी है, पुल बैक है, ब्रेकआउट है, क्रॉसओवर, आपको आंसर देना है। तो आपको सीखने को भी वहां मिल जाएगा। इस प्रकार से हम करेंगे। स्टॉप लॉस, परसेंटेज वाइज लॉस लेना है या हमें मार्केट स्ट्रक्चर चेंज होगा तब लेना है। टारगेट फिक्स रखना है, ट्रेलिंग रखना है, तो ये आपको समझ लेना है। और जब एक बार आप इसको समझ लेते हो, आपको बेहतर हो जाते हो, आपको ट्रेडिंग में औरों से अच्छे कंडीशन में आ जाते हो। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, एज विथ एज, इंश्योरेंस करना है जब भी आवश्यकता हो। आवश्यकता नहीं है तो समटाइम रिस्क भी लेना है, क्योंकि बाजार कहता है और बिजनेस कहता है और लाइफ कहता है कि रिस्क ना लेना भी रिस्क लेना होता है। जिस प्रकार ट्रेड ना करना भी ट्रेड करना होता है, नो पोजीशन इज ऑलवेज ए पोजीशन, वैसे ही रिस्क ना लेना भी रिस्क लेना होता है। तो सम टाइम हमें रिस्क भी लेना है, बट मोस्टली हमें इंश्योरेंस करना है, अपने पैसे को बचाना है। वो इसलिए कि जो बाजार है, यहाँ सिस्टम के इस पार और सिस्टम के उस पार बैठे हुए दोनों व्यक्ति अपने आप को सुपर इंटेलिजेंट ही समझते हैं। दोनों व्यक्ति ये मान के चलते हैं कि मुझसे बेहतर तो कोई है ही नहीं। बट सच बात यह है कि 3:30 शाम होते होते उसमें से कोई एक व्यक्ति ही पैसा लेके घर जाता है, एक का पैसा इस बाजार में रह जाता है ना। तो इस बात को समझते हुए इन सब पे ध्यान दीजिए, मेहनत कीजिए। जब आप मेहनत करेंगे, जब आप सीखने की प्रक्रिया में रहेंगे, बाजार कभी ना कभी आपको बेहतर बनाएगी। दूसरी चीज कि मैंने ये भी देखा है कि लोग 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 लेके बाजार में हैं और ऑप्शन की ट्रेड करते हैं। और उनके सपनों को कैश करने के लिए क्या है लोग कि कोई 1,000 का, कोई 2,000 का, कोई 3,000 का, कोई 4,000 का पे टिप्स है, तो कोई क्लास है, कोई। तो आप सोचो कि आपको पहले नॉलेज गेन करनी है तब जाना है, नहीं तो सारे पैसे जाएंगे इस बाजार में। बाजार में अगर आपको बायर हो या सेलर हो, मैंने एक ऑब्जर्व किया है, तो उसमें अगर जीतना है तो एक ही तरीका मैंने ये देखा है, जो मैंने अपनी एक्सपीरियंस ऑब्जर्व किया है, कि जहां पे वॉल्यूम ज्यादा हो, प्राइस की मोमेंटम अच्छी हो, मैं बात कर रहा हूं इंट्राडे की, और वहां ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की कोई मोह माया नहीं हो, कोई पुलबैक नहीं की स्थिति नहीं हो, सिर्फ बिल्कुल प्राइस हो। ठीक है, वहां पे जब आप बाइंग के केस में जाते हैं, सेलिंग, वहां प्रॉफिट होता है। तो फायर एंड फॉरगेट जो है, हम उसी पे काम कर रहे हैं, उसी को डिजाइन करने पे प्रयास कर रहे हैं, और लगातार उसका जो रिजल्ट आता है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। और 1-1.5 महीने में शेयर करूंगा, और 1-1.5 महीने आप उसको वॉच कीजिए, जज कीजिए कि क्या सच में ऐसा होता है। बिल्कुल लाइव मार्केट में हम शेयर कर रहे हैं, तो आप उसको देखिए। बीच में कुछ एरर आ गया था जिसके कारण मैंने बंद कर दिया था शेयर करना, क्योंकि मुझे चेंज करने की जरूरत पड़ी। बट फिर भी मैं यहाँ से 1-1.5 महीने आपको शेयर करूंगा और आप उसको देखिए।
और देखकर समझने का प्रयास कीजिए कि क्या होता है। जब आपको समझ में आ जाता है कि हाँ सच में काम करता है, तो फिर हम आगे उस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपके साथ लाइव में 1 डेढ़ महीने वो काम कर जाता है, तो फिर उस पर कुछ डाउट करने की चीज नहीं होगी। क्योंकि मैंने जहां देखा है कि मार्केट में 4 चीजें हैं: प्राइस, वॉल्यूम, स्ट्रेंथ और उसकी मोमेंटम। ये 4 चीजें ही बाजार को आगे ले जाता है, पीछे ले जाता है, रेंज में रखता है। तो हम अगर उन चीजों में से थोड़ा सा भी कैच कर पाए, तो हमारा काम हो जाएगा, और हमारे पास कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसको आसानी से ब्रेक नहीं किया जा सकता है। तो तलाश जारी है, और हम जो भी करेंगे उसको लाइव में करने का प्रयास करेंगे। उसको देखिए, समझिए, और मकसद सिर्फ एक है: आप लोगों तक सही नॉलेज, सही जानकारी पहुंचाना, सिखाना। सीखिए, क्योंकि अगर आप नहीं सीखते हैं तो बाजार जब आपको सिखाएगी तो आपको ज्यादा पेन होगा, और वो पेन बहुत महंगा पड़ता है। ठीक है, तो बचिए और सीखते रहिए। ओके, थैंक यू आप सबको। और इसी के साथ सेवा समाप्त करते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई थी। मैं प्रयास करता हूँ कि छोटा हो। कुछ लोगों का डिमांड होता है सर छोटा छोटा, और मैं तो कोशिश करता रहता हूँ, लेकिन हो जाता है लंबा। ठीक है, एनीवे, सीखिए और सिर्फ सीखने पे फोकस कीजिए। ना लाइक करना है, ना सब्सक्राइब करना है, ना ही शेयर करना है। किसी की आवश्यकता हमें नहीं है। हमें आवश्यकता है कि आप सीख लो। अगर आप में से कोई एक व्यक्ति ने भी बेहतर कर लिया लाइफ में, तो मेरा वीडियो बनाने का काम पूरा हो गया। ठीक है, तो इसके साथ जय हिंद, और मेहनत कीजिए। धन्यवाद, और फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद।